रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप आज मुझे एक नए प्रोग्राम के साथ सुन रहे हैं और हमारे आज के इस प्रोग्राम का नाम है हमराही। आप हर रविवार शाम को 5 से 6 बजे तक इस प्रोग्राम को सुनेंगे। आमतौर पर मैं कभी कभी प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के आता हूं और इंग्लिश के लेसन्स के साथ भी आप सबके बीच में होता हूं, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ही खास है। दोस्तों, जिंदगी में हमें हर कदम पर एक साथी की जरूरत होती है और हमारा वो साथी जीवन साथी के रूप में होता है। लेकिन इस जीवन साथी की तलाश पूरी होने के बाद जीवन को आसानी से आगे बढ़ाना और जिंदगी की हर कठिनाई में, हर सुख में, हर दुख में एक दूसरे का साथ निभाना ही एक सच्चे हमराही का काम होता है। आज हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो कि समाज की भी कहीं ना कहीं वास्तविक जो परिस्थितियां हैं उससे आप सबको रूबरू कराएगा। आमतौर पर दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब सक्षम हो जाता है, अपने पैरों पर खड़े हो जाता है, तो बड़ी ही आसानी से उसके परिवार वाले जब उसके लिए उसके जीवन साथी की तलाश करते हैं तो वो कार्य बहुत आसान हो जाता है। लेकिन समाज का दोहरा चरित्र तब सामने आता है जब समाज किसी की प्रतिभाओं का बखान, गुणगान तो करता है, किंतु उस व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज हमेशा पीछे रहता है। तो आज मेरे साथ जो मेहमान इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं उनका नाम है श्री जीतूराम जाट और उनकी श्रीमती दीपाली जाट। जीतू जी और दीपाली जी, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी साथियों को और श्रोताओं को भी हम दोनों की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों जी। तो जीतू जी, आप पेशे से शिक्षक हैं। नागौर में आप कार्यरत हैं, राजस्थान का एक जिला है जी। तो आप आजकल विशेष तौर पर क्या कर रहे हैं, ये जरा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए श्रोताओं, बहुत ही नायाब कार्यक्रम हमारे साथी और होस्ट भाई संदीप त्रिवेदी जी ये आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें इन्होंने इसका गवाह बनने का मौका दिया, इसके लिए इनका शुक्रिया। और साथियों, आप जान रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से हमारा पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है। महामारी के रूप में, एक दंश के रूप में हम सब झेल रहे हैं। उसके चलते बहुत सारी हमारी जो जीवन की नियमित दिनचर्याएं हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही। इसके चलते हम सब की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी बहुत परिवर्तन आए। और इन दिनों खास तौर से जब पहले लॉकडाउन रहा, फिर अनलॉक 1 और आज अभी वर्तमान में अनलॉक 2 की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान शिक्षक के नाते हम विद्यालय तो जा रहे हैं लेकिन छात्र आ नहीं रहे हैं। तो उस स्थिति में हम जो छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है, राजस्थान सरकार की तरफ से एक स्माइल प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसके माध्यम से रोजाना विद्यार्थियों से संपर्क करना, छात्रों को पढ़ाई से जोड़ना और उन्हें नियमित रूप से इस बात की सुनिश्चित करना कि वो बच्चे अध्ययन पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं,
इसी पर खास तौर से वर्तमान में मेरा फोकस है। जी, तो बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के आप अपने तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताऊं, जीतूराम जी दृष्टिबाधित हैं और हमारे साथ उनकी जीवन साथी दीपाली जी वो पूरी तरह से दृष्टिवान है। मुख्य रूप से जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हमारा ये प्रोग्राम पति पत्नी के संबंधों पर, जिंदगी की जद्दोजहद पर और जीवन साथी की जो तलाश होती है उसके इर्द गिर्द है। तो दीपाली जी, हाँ जी सर। आप थोड़ा सा बताएं कि आपकी दिनचर्या इन दिनों क्या रहती है। ओके सर, मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं तो उठने के बाद में जैसे कि सभी आम जनता करती है, उसी तरीके से हमें हमारी दिनचर्या होती है। उठते ही हम जो है सबसे पहले जो नॉर्मली अपने डेली रूटीन होता है पर्सनल, वो करने के बाद में फिर हम किचन में जाते हैं, चाय बना के सर के लिए कुछ कॉफी वगैरह या फिर हम सर्व करते हैं। बहुत बढ़िया जी। हम भी चाय वगैरह लेके फिर हम जो है सुबह नाश्ता बना देते हैं इनके लिए, ताकि ये नाश्ता करके स्कूल चले जाए। इसके बाद में ये नहा के आते हैं, इनके ड्रेसअप रेडी रखते हैं, देन ये रेडी होके और ये स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद में बाकी का जो काम बचता है ये मैं कंप्लीट करके फिर बेबी को उठाती हूँ, बेबी को रेडी करती हूँ, हाथ धुला के उसको नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी होता है वो सब देते हैं हम, है ना। जो भी हमारा डेली का काम होता है वो कंप्लीट करके फिर इवनिंग में ये दोपहर तक आ जाते हैं। बाद में ये आने के बाद में हम लंच लेते हैं, है ना। शाम को वापस से चाय कॉफी से हम शाम के काम में वापस लग जाते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो दीपाली जी, हाँ जी सर। आपको कभी ऐसा लगता है कि जीतू जी से विवाह करने के साथ ही जो आपका काम है वो कुछ बढ़ गया है या आसान हो गया है, या आपको कुछ भी नहीं लगता कि जैसा आमतौर पर जिंदगी और लोगों की आप देखते हैं आपको वैसा ही अपना जीवन लगता है? सर देखा जाए तो मुझे मेरी जिंदगी आसान लगती है, जो आम लोग भी जीते हैं उनसे भी आसान लगती है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे हस्बैंड ब्लाइंड तो जरूर है, लेकिन वो जो है जैसे साइटेड लोग होते हैं वो पर्सनल इंसान, लेडीज को आके पर्सनली पहले ग्लास पकड़ाना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। हमारे हस्बैंड ने हम भेदभाव नहीं करते, उनके हाथ में जो भी काम लगता है वो स्वयं कर लेते हैं। मेरे हाथ में जो भी काम लगता है मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पर्सनली उनकी केयर करना चाहिए। तो एक आम पत्नी जैसे करती है अपने पतियों की केयर, वैसे मैं भी करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे बीच में भेदभाव नहीं है। तो कुछ भी काम अगर उनको लगता है तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं और मैं खुश हूँ इस बात से कि मेरे हस्बैंड ब्लाइंड है। इस बात से मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। हाँ जी। तो जीतू भाई जी सर, आप बताइए कि मतलब आपको लगता है कि कोई ऐसे काम भी होते हैं जिसमें आप भी अपना योगदान देते हैं, आप भी अपना हाथ बटाते हैं, या फिर समय नहीं निकाल पाते हैं आप? नहीं, समय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हमारा पेशा ही शिक्षण कार्य का है जी। तो शिक्षण कार्य में ये है कि 6 घंटे विद्यालय जाना है और विद्यालय भी मेरा नजदीक है जी। तो अप डाउन में भी कोई समस्या नहीं है। साथ ही स्टाफ का बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है, तो उसके चलते विद्यालय भी समय पर पहुंच जाते हैं। और विद्यालय से आने के बाद में जो कुछ भी मेरे से करने लायक कार्य होता है उसमें मैं हेल्प कर देता हूं। और वो कोई निश्चित बंधा हुआ काम तो नहीं है कि मुझे ये करना ही करना है। जो भी मेरी खुशी पड़ती है, मैं जो कर सकता हूँ उसमें निश्चित तौर से अपना योगदान, घर में जो भी कार्य हो सकता है, बच्ची को मान लीजिए, क्योंकि मेरे बेबी है, एक बच्ची है छोटी, तो उसको कभी छोटे मोटे पोएम्स वगैरह बुलाना है, उसको पढ़ाने में मदद करनी है, या घरेलू कार्य तो खास तौर से ये है कि कोई मतलब मेरे हिस्से में कम ही पाती पड़ता है, क्योंकि विशेष कर लेती है सारा काम। जी जी जी। हाँ, लेकिन फिर भी मान लीजिए जैसे मतलब कोई जैसे बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, सब्जी तोड़ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो हम भी तोड़ना सीख लें। सही है। हम तो बचपन में भी, आपको याद होगा कि हम और आप तो साथ रहे हैं बचपन से, तो स्कूल में भी हॉस्टल में मटर छीलने का जो हमारे लीलाबाई जी स्कूल में करवाती थी, तो वो भी अपन बहुत चाव से करते थे।
तो इस तरह के आम कार्य, बाकी कोई खास कार्य नहीं। कुल मिलाकर के आत्मनिर्भरता तो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बचपन से ही बन जाता है। तो बिल्कुल, और मैं ये मानता भी हूँ कि हम जो कार्य कर सकें वो करना भी चाहिए, क्योंकि कर्म में कोई शर्म नहीं है। यही बात है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि हमें उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, उसमें वो नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, काम किसी का बटा हुआ नहीं है। मैं इस बात में विश्वास रखने वाला इंसान हूँ कि ये स्त्री का काम है, ये पुरुष का काम है, और तभी हमारी जिंदगी जो है आसान चली। बिल्कुल, समाज इन्हीं सब बातों पर ध्यान आमतौर पर नहीं देता है। तो बिल्कुल, आप लोगों के विवाह को कितने वर्ष हो गए? संदीप भाई, हमारा विवाह 21 मार्च 2015 को हुआ था, तो तकरीबन देख लीजिए लगभग 5.25 साल हमारे विवाह को हो चुका है। जी, तो आपकी जॉब कब लगी? जॉब मेरी 17 अक्टूबर 2011 की ज्वाइनिंग है, वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई थी, और 1 सितंबर 2016 से वर्तमान में मेरा डेजिग्नेशन जो है वो राजनीति विज्ञान के व्याख्याता पद पर है। तो तकरीबन 8 साल की मेरी राजकीय सेवाएं हो चुकी हैं। जी, तो भाई आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या अकेले रहते हैं? हाँ संदीप भाई, मैं काफी लंबे समय तक जॉइंट फैमिली में रहा, लगभग तकरीबन 4 साल तक। और इन दिनों कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते हुए या विद्यालय का कुछ मेरे अप डाउन की, गांव से सीधे सवेरे साधन की दिक्कत की वजह से, ऐसी कुछ तरीके की जो है चुनौतियों के चलते जो है मुझे अभी वर्तमान में परिवार से अलग रहना पड़ रहा है। और छोटी बच्ची के गांव में उपयुक्त विद्यालय भी उपलब्ध न होने की वजह से। ठीक बात है। तो जीतू भाई, जब आपकी जॉब लगी जी, तो उस समय भी फैमिली से बातें तो होती होंगी कि अब पैरों पर खड़े हो गए हैं, विवाह करना है। हाँ संदीप भाई, बिल्कुल, वो तो बहुत रोचक और बहुत लंबी कहानी है। कुछ समय तक तो हमारे श्रोताओं को हम चाहेंगे कि आप जरा उसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताएं कि आमतौर पर होता क्या है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति या एक दिव्यांग साथी जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसके घर बसाने की जब बारी आती है, तब कैसी परिस्थितियां होती है? देखिए साथियों, बिल्कुल सही फरमाया संदीप भाई ने कि वास्तव में एक नॉर्मल व्यक्ति की जब जॉब लग जाती है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है, तो उस वक्त उसके रिश्ते की बातें स्वयं घर वालों को करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सामने से रिश्ते आने लगते हैं, गाड़ियों का अमला आने लगता है घरों पर। लेकिन मैंने ये महसूस किया, और हमारे अधिकतर साथी भी जो नेत्रहीन हैं खास तौर से, वो ये महसूस करते हैं कि हम किसी भी पद को हासिल कर लें, हम अपनी प्रतिभा का कितना भी लोहा मनवा दें, लेकिन समाज शायद उस लोहे को हमेशा कम ही आंकता है। और उसी का शिकार मैं भी हुआ। शुरू में तो मैंने वेट एंड वॉच का गेम खेला परिवार के साथ कि 2, 4, 6 महीने तक तो मैंने किसी प्रकार की, संदीप भाई, कोई चर्चा नहीं की अपने परिवार में कि मेरे विवाह के बारे में क्या सोच है। बिल्कुल। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ और धीरे धीरे अपने परिवार वाले सब लोग अपने हिसाब से गढ़ करके मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मेरे कहीं ना कहीं अंदर की आत्मा जागने लगी कि मुझे कहीं ना कहीं एक अपना हमराही चुनना चाहिए, मुझे उसके लिए प्रयास करना चाहिए, अपने घर में बात करनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने अपने घर में बात चलाई, तो 1-2 बार तो मुझे अनसुना कर दिया गया। लेकिन मैं भी इस जिद पर अड़ गया कि निर्णय पर जरूर पहुंचना है, इनकी हाँ या ना का जवाब जरूर लेना चाहिए। वो प्रेम से दें, चाहे वो क्रोध में दें, चाहे वो किसी भी तरीके से दें। तो उसके बाद जब फिर बात चलाई, तो घर वालों का एक नकारात्मक पक्ष से बात आई कि हम किस मुंह से समाज में ये जाकर के कहें कि हमारे लड़के की शादी करें और उनको ये बताएं कि ये हमारा लड़का अंधा है। मतलब तो फिर मुझे समझ, हाँ बिल्कुल, तो फिर मुझे भाई समझ में आ गया कि निश्चित तौर से इन तिलों में तेल नहीं है। अब स्वयं को ही, जैसे हमने अपनी नौकरी के लिए, अपने यहाँ तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष किया है, उसी को अपने जीवन साथी के रूप में भी हमें चुनने के लिए करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इस सारी प्रक्रिया में 2-3 वर्ष लग गए। हाँ संदीप भाई, फिर 1-2 साल तक थोड़ा बहुत झूठा सांचा घर वालों ने, वो कहते हैं ना, जैसे मारवाड़ी में कहावत है कि पग पीटा किया कि हाँ करवाएंगे।
किसी को जी 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 जी। किसी को कहेंगे, अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, किसी के माध्यम से कहलवाएंगे। अच्छा, कोई बात फिर होता रहा, 2-2.5 साल तक निकल गए। लेकिन कभी फिर आपके मन में ये नहीं है कि मैं सवाल करूं मेरे ही घर वालों से कि भाई मुझ में ऐसा है क्या जो मेरे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसी क्या बात है मतलब? हाँ वही वो किया, घर लेकिन वालों को वही कितना समझ में आया आपके? मेरा प्रश्न मतलब ये है कि आपके घर वाले खुद समझे कि नहीं इस बात को? नहीं, घर वाले समझे, उससे ज्यादा परेशानी उनको ये थी कि हम मतलब वो उनके मन में इतनी हेजिटेशन थी अपने आप को लेकर, हम ब्लाइंड को लेकर के, कि हम किस मुंह से मतलब लोगों, क्योंकि समाज में संदीप भाई हमारे यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी कहावत है राजस्थान के अंदर, फिर मैं उसी पे आऊंगा कि मतलब हिंदी में बोल दूं उसको तो कि कहते हैं कि अंधे को लड़की देने से अच्छा तो कुएं में गिरा दो लड़की को। यहाँ तक कि हमारे इस समाज में बड़ी अजीब सी कहावतें प्रचलन में है। आप जीतूराम जाट आपका नाम है, तो जाट समुदाय से आप आते हैं? हाँ हाँ, और ग्रामीण अंचल में ही आप रहे हैं? बिल्कुल, मेरे यहाँ शुरू से जो है सर्विस मेरी जो है ग्रामीण अंचल। आप ये मानते हैं कि भाई गांव में रहना और जाट समुदाय से होना चुनौती दुगनी? बिल्कुल। तो इसी दुगनी के से जो है चुनौती का शिकार में हुआ। और फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद जब मुझे नहीं लगा, तो मैंने अपने सूत्रों का इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे जो विश्वसनीय साथी थे, जो मेरे को जिनसे अपेक्षा थी कि वो मेरी इसमें मदद कर सकते हैं, बिल्कुल, तो उनसे मैंने अपना संपर्क साधना शुरू किया। और धीरे धीरे फिर मैंने अपने घर वालों को भी इस बारे में सहमत करना शुरू किया कि भाई जब मेरा वैवाहिक जीवन आप नहीं बसा सकते, मेरा घर नहीं बस सकता, तो मुझे इस बात की आजादी दी जाए कि मैं जो भी करूं उसमें आप सहमत हो। तो फिर भाइयों की और मेरे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं परिवार में, भाइयों में मेरे, तो भाइयों ने तो कुछ डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी बहुओं को आगे कर दिया और बहुओं ने कहना शुरू किया। एक तो विडंबना ये भी कि आप सबसे बड़े, आमतौर पर बड़े का विवाह पहले होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन आपसे पहले आपके भाइयों का विवाह हो चुका था। हाँ, हो चुका था, संतानें थी जबकि मैं सर्विस लगा था। इस बात को सोचे तो अपने आप में मतलब ये भी एक विचारणीय बिंदु है जी। हाँ, एक ये भी चीज आती थी कि भाई ये तो बड़े हैं, इनसे छोटे भाइयों की शादी हो गई, लेकिन उसको तो हमने कारण को स्पष्ट करने में कामयाबी पा ली और लोगों को समझ में भी आ गई कि हाँ भाई अभी तक ये आत्मनिर्भर नहीं थे, इस वजह से जो है इनका वो नहीं हो पाया। जी 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 जी। लेकिन फिर जो मेरे भाई यहाँ पर एक बात आती है कि कई केस में आपने भी देखा होगा, छोटे भाई अगर वो एकदम सकलांग है, किसी भी तरह की उनको शारीरिक दिक्कत नहीं है और वो भले ही आत्मनिर्भर नहीं हो, तो भी उनका रिश्ता आ जाएगा या घर वाले भी उनका रिश्ता ढूंढ लेंगे। हाँ, वही था, मेरा भाई 2nd ईयर में पढ़ रहा था एक तो, और एक 10वीं में पढ़ रहा था। उसी समय उनका विवाह हो चुका था, क्योंकि हमारे यहाँ पर समाज में थोड़ा सा है भी कि भाई शादी जल्दी कर देते हैं हमारे समाज में, खासतौर से। जी जी। अब वो है गलत कानूनी रूप से, लेकिन हाँ वो चली आ रही है परंपराएं जी। हाँ हाँ। फिर बताएं आगे। तो उसी तरीके से जो है उनका हो चुका था, तो लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जो छोटे भाइयों की बहुएं थी, उनकी इसमें असहमति सी थी कि भाई इनको शादी करने की क्या आवश्यकता है। मैंने कहा कि फिर शादी न करने की आवश्यकता है तो फिर हमारे जो भी कुछ हमारा जो सोर्सेज हैं, हम जिससे हमारे आर्थिक संपन्न हुए हैं, उनकी भी शायद तुम्हें भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो नहीं, उसमें तो क्या दिक्कत है, यदि आप हमारी सेवा करोगे तो हम आपकी कर देंगे, ऐसा करके मतलब उनका कुछ मेरे को दम बात लगा नहीं। मदर फादर तो फिर भी मेरे सहमत हो गए बाद में जी, बहुत। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल उसमें कहा कि ठीक है, हम जो भी तुम्हारा फैसला होगा, तुम्हारा जहाँ भी प्रयास होगा, उसमें हमारा सहयोग रहेगा। जी जी। तो वो एक लंबी कहानी चली, बहुत जगह हाथ पैर फेंके, कई प्रयास किए, कई जगह असफलताएं लगने के बाद में एक समय तो एक निराशा का भाव सा भी पैदा हो गया कि शायद अब इतने प्रयास करने के बाद, हाँ जी, होता ही है कि अब शायद अपने लिए जो है प्रयास करना व्यर्थ है। और तो फिर जो है मैंने अपने जो भी चंद लोग थे उनको कह करके इस विषय को मैंने एक बार तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जी। लेकिन अचानक जो है, जो मैंने अपने जो भी साथी थे उनको प्रयास में लगा रखा था, उनमें से एक साथी हमारे करीबी, उनका फोन आता है एक दिन अचानक
जी। और उनसे ये बात खुशी की खबर मुझे मिलती है कि भाई आपके लिए जो आपकी तलाश थी उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया है, और एक आपके जीवन में खुशखबरी आ सकती है यदि आपके और उनके विचारों का मेल हो जाता है। क्या बात है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। कैसे क्या मिलना होगा, कैसे क्या आगे बात बढ़ेगी, सही तो है। उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल, आपको उनके जो है संपर्क नंबर हम उपलब्ध करा देते हैं, और आप दोनों जो है एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे की जो भी कोई चीजें हैं उसके बारे में खुल करके चर्चा करें जी। और जब आपके बीच में सहमति बन जाती हो तो हमें बता दें, ताकि फिर आगे की कार्रवाई हम संपन्न करवा दें। जी। ये कहानी रही जी। तो उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई जी। और बातचीत शुरू हुई कि ऐसी शुरू हुई कि मानो कि वर्ल्ड कप में लगभग 50 दिन लगते हैं तो उतना ही समय हमारे विवाह को, क्योंकि फिर मैंने ये समझ आया कि मैंने ज्यादा लंबा समय देखो बातचीत करने से और इन चीजों से रिजल्ट कुछ नहीं है जिंदगी में, जब तक प्रैक्टिकली हम फोन पर बातचीत और मुलाकात और फिर सहमति, इस सब में कितना वक्त लगा? हाँ बस ये कह रहा हूँ ना, फोन में बातचीत मुलाकात इन सब में मेरे को मतलब हमें लगा था कि हमारा मामला 1 महीने के अंदर अंदर लगभग बढ़ चुका था अभी। बहुत बढ़िया। फिर आप मिलने गए या? हाँ नहीं, यही लोग वहाँ से आए, यही लोग वहाँ से आए थे इनके परिवार के साथ में, और एक हमारे जो मीडिएटर थे स्वर्गीय, अब तो वो स्वर्गीय हो गए। अच्छा। आज तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज मैं उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे एक मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था इस जीवन में। और जिस तारीख में उन्होंने मुझे मेरे जो है विवाह के बंधन में मुझे बांधा था, उसके बाद बेहतर ही हुए हम, कभी उसमें कमी नहीं आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहद अच्छी बात। तो भाई कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, दीपाली जी से भी जानेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत हम श्रोताओं को सुनवाएं। अच्छा, अचानक मेरे से जो है गीत पसंद का, तो संदीप भाई मैं क्या है कि गीत का शौक कम है, दीपाली जी बता सकती हैं। आप बताओ। तो मुझे लगता है कोई भी एक गाना आप मुझे सुना दीजिए। चलिए तो हम गाना सुनवाते हैं। हाँ जी सर। तो इस खूबसूरत से नगमे के बाद श्रोताओं एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप जानते ही हैं बातचीत चल रही है जीतू जी और दीपाली जी से। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और ये प्रोग्राम इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सबके बीच में कि अगर जीवन में किसी भी तरह की खटास हो, कड़वाहट हो या निराशा हो तो उसको आप लोग दूर करें और खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी हमेशा सकारात्मक बने, क्योंकि जब तक सोच सकारात्मक नहीं होगी तब तक, जैसा कि जीतू भाई ने जिक्र किया अभी ऊपर, इस तरह की घटनाएं समाज में कभी समाप्त नहीं होंगी। तो दीपाली जी। हाँ जी सर। जब जीतू जी का प्रस्ताव आपके सामने आया या जीतू जी की आवाज आपने सुनी, बात की, मिले, तो आपको क्या लगा? मतलब लगा कि भाई शायद आपके लिए इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है, या फिर आपने सोचा था कि मुझे तो जो है जीवन बिताना है? बताएं। संदीप सर, बेहतर तो शायद इनसे मुझे नहीं मिल सकता था मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए सर, एक मन में जो भावना होती है ना, अगर उम्मीद के ऊपर कोई खरा उतरता है, जब वही इंसान जो है अपने को परफेक्ट लगने लगता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन मेरी उम्मीद पे तो यही खरे उतरे, तो मुझे यही बेहतर लगते हैं चाहे वो ब्लाइंड हो दुनिया, उनको उनमें कमी ढूंढती है, लेकिन मुझे कमी नजर नहीं आती है। नहीं, कोई निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में कहीं कोई दिक्कत आई आपको? हाँ सर, दिक्कत ऐसी आई, दिक्कत मुझे नहीं आई, लेकिन जैसे आपने अराउंड जो पर्सन्स होते हैं, तो जैसे मेरा स्टाफ था, जैसे मैं जॉब करती थी,
तो स्टाफ भी था और कोई रिश्तेदार भी थे, कोई रिलेटिव्स भी काफी कनेक्ट मतलब पास के थे। तो मैंने उनसे जब बात चलाई, क्योंकि मैं जानती थी मम्मी को डायरेक्ट बात बताऊंगी तो वो मना कर देंगे, है ना। तो मैंने उनको थोड़ा धीरे धीरे बात की, तो सबका यही आया कि नहीं, तुझ में क्या कमी है जो तू ऐसे इंसान से शादी करेगी। अरे मैं बोली, उसे बंदे की आंखें तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। मतलब यही प्रश्न आपके यहाँ भी आया? हाँ हाँ ये इस बंदे की जो है आंखें ही नहीं है ना, बाकी तो सब कुछ है। और फिर वो मुझे समझता है। मेन बात ये थी कि हमारी जो है शायद जैसे बातें होती है लड़के लड़कियों के बीच में, तो वो शायद पर्सनल बात कर लेंगे, कुछ कर लेंगे हम लोग, लेकिन हमारे बीच में पैसे पर्सनल ज्यादा कुछ भी बात नहीं हुई, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट था जिसके बदौलत हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और रही दूसरी बात सर, जैसे स्टाफ वाले वगैरह भी मेरे, जैसे मैं प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जैसे जॉब करती थी, प्लस जैसे भी मुझे समय मिलता था तो मैं एनजीओ से जुड़ी थी। मुझे लोगों की मदद करना काफी अच्छा लगता है। और मैं ऐसा नहीं, मैं आज भी नहीं करती, मैं आज भी घर बैठे कई उठपटांग हरकतें कर देती हूँ। उस पर मेरे हस्बैंड, हाँ कई बार जैसे चाहे वो थोड़ा मतलब इनको पसंद नहीं आता है, मतलब उठपटांग का मतलब ये ऐसा है कि इनको पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे सही लगता है। हाँ मैंने किया वो सही है। हाँ तो मैं आज भी लोगों की जैसे भी हो मुझसे बन पड़ती मैं वैसे मदद कर देती हूँ। तो मुझे जो है एक इमोशनल अटैचमेंट भी था काफी ऐसे लोगों से। और मेरे आपको एक खास बात बताऊं तो हमारे जो दादाजी थे उनके एक बेटे थे, मतलब मेरे जो रियल दादाजी थे उनके भाई का बेटा है ना, वो मेरे अंकल लगे। तो मेरे अंकल जी भी शायद बाय बर्थ ही ब्लाइंड थे शायद, और वो पॉलिटिक्स में थोड़ा रहे हुए थे। उनको तो काफी हम लोगों ने उनको मदद नहीं किया, क्योंकि हम रहते नहीं थे उनके पास, हम सिटी में रहते थे, वो गांव में रहते थे, है ना। जी। तो लेकिन हाँ एक इमोशनल अटैचमेंट उसी टाइम से जुड़ गया था जब मैं उनको देखती थी। शायद मैं 10 साल की रही हूँ जब से ही मेरे मन में मतलब ऐसा चलता था कि हाँ यार इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं खुल के नहीं कर पाती क्योंकि मम्मी पापा को से डरती थी मैं, है ना, कि मैं इनकी हेल्प कर दूंगी तो पता नहीं मुझे डांटेंगे नहीं ऐसे। और गांव में जाने का मौका भी काफी कम मिलता था। लेकिन हाँ मैं सिटी के अंदर ही जैसे मैं बड़ी हो गई, मुझे समझ आने लग गया, मैं कमाती थी तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता था कि चलो फाइनेंशियल, जिसको लगे फाइनेंशियल भी मेरे से बन पड़ता था उतना कर लेती थी। और एक इमोशनल अटैचमेंट इन लोगों से ज्यादा था, क्योंकि जैसे कोई अपंग होता है ना, अपाहिज होता है पैरों से या फिर हाथों से, तो वो खुद का काम कर लेते। लेकिन आप लोगों को तो जैसा ऐसा था कि जब तक कोई लेके नहीं जाएगा, है ना, तब तक नहीं जा सकते। तो मेरे साथ इमोशनल अटैचमेंट आप लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा ही था। ये सोच आपकी मतलब पहले से इस मामले में कहूंगा कि समाज से आपकी सोच कई गुना ज्यादा विकसित थी। हाँ ये आप कह सकते हैं। तो आपके फैमिली में जैसे आपने कहा मम्मी वगैरह ने ऐसा कहा कि भाई तेरे को क्या जरूरत है, तो कोई ऐसा भी था फैमिली में जिसने ये कहा कि नहीं दीपाली तू बिल्कुल सही कर रही है, जा तू तेरे निर्णय पे अटल रहे? रियल बात बताऊं तो एक ने भी ऐसा नहीं कहा, और मुझे अफसोस है इस बात का शायद आज मेरे साथ एक भी अगर इंसान होता तो शायद मैं पता नहीं कहाँ पहुंचती। वही बात है। देखिए मतलब श्रोताओं, आप लोग अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो आप समझिए इस बात को, आपके भी आसपास आपके फैमिली में अगर कोई भी साथी ऐसा है जिसमें किसी तरह की, अगर आपको लगता है शारीरिक कमी है, लेकिन वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अगर जिंदगी में, समाज में वो सफल हुआ है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ तो दीपाली जी, फिर भी लेकिन आखिरकार जो है आपने भी मना लिया। हाँ मैंने भी ठान लिया था सर, करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए प्लस दुख इस बात का हो गया सर कि मेरे जो फ्रेंड्स थे काफी, मतलब खास मेरी सहेलियां लोग थी, तो मैंने उनको बताया था सबसे पहले। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि किससे शादी कर लिया। जब मेरी शादी हो गई थी और मैं इनको 1 महीने के बाद लेके मैं मेरे नागपुर सिटी में गई थी, उसके बाद में जो है मैंने उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोल दिया था। तो मैंने उसके बाद से सर उनसे दोस्ती तोड़ दी, मैंने आज तक की उनसे कांटेक्ट नहीं किया है। क्या बात है, क्या बात है। इतनी घटिया सोच रखने वाले सर मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मैं तो ये मानती हूँ। सही बात, बिल्कुल सही बात। मतलब सब वही कहते हैं ना, समाज जिधर ढलान होती है उधर ही बह जाता है। हाँ उधर ही बह जाता है। वही स्थिति है, लेकिन समाज हर मामले में कहेगा कि आप
में ये प्रतिभा है, आप में वो है, लेकिन जहाँ बेटी का संबंध करने की या बेटे का संबंध करने की बारी आती है, वहां पर समाज एकदम खामोश हो जाता है। तो जीतू भाई जी, आपको कोई था आपकी फैमिली में ऐसा जो जिसने आपको कहा हो कि भाई आप तो जीतू, आपको जो ठीक लगता है वो करिए, किसी की मत सुनिए? हाँ देखिए, इतना तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ जब माता पिता के सामने जब ऑप्शन बंद हो गए और मेरी जब जिद ये लग गया उनको कि अभी ये चाहे अपन मना भी करेंगे तो भी ये विवाह तो करके रहेगा, तो उनकी जरूर सहमति आ गई थी कि हाँ चलो बेटा तुम्हारे साथ हैं हम। और उन्होंने फिर बाद में दिया भी सही। और परिवार के हमारे कुछ ताई मतलब एक दो ताऊ ताई, इन्होंने भी कुछ एक दो लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। और संदीप भाई, मैं उस समय का जिक्र करना मेरे स्टाफ साथियों का नहीं बोल सकता। जिस विद्यालय में मैं था उस समय पदस्थापित, उन्होंने मुझे जो सहारा और संबल दिया उन्हें मैं जिंदगी में नहीं भुला सकता। उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा, इसमें बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि उस समय व्यक्ति संदीप भाई, इस तरह की जब चीजें चलती है, परिवार लीग से हट करके, समाज से लीग के हट करके काम करते हैं, तो उस आने वाली चुनौतियां भी जो सामने मुंह बाए खड़ी होती है, उस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी दिमाग में चलती हैं, उससे आदमी टूट सा जाता है। तो उन्होंने मुझे न टूटने दिया न झुकने दिया, इसलिए मैं बहुत उनको आज भी याद करता हूँ। क्या बात है। तो जीतू जी, दीपाली जी, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि दरअसल समाज की ऐसी सोच क्यों है? मतलब क्या परंपरागत ये कारण है या फिर आप लोगों की नजर में कोई और कारण भी है? नहीं देखिए, एक तो पूर्वाग्रह है। अच्छा। जो आपने पहले आपने जिसको परंपरा में जोड़ा जी, उनके मन में पहले से जो सेट है ट्यूनिंग जी, वो उस ट्यूनिंग में ही बहते हैं, उस ट्यूनिंग से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मुझे बहुत इरफान खान बहुत पसंद आते हैं। आज मैं भी थोड़ा फिल्मी अंदाज में आता हूँ कि इरफान खान वास्तव में मुझे बहुत इम्प्रेसिव एक्टर लगते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें क्यों समाज में क्यों लक्ष्मण रेखाओं में बांध दिया जाता है जी। आखिरकार हम पुरानी चीजों को ही लेकर के चलें कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपका ये काम है, तो फिर हमने अपने जीवन में क्या सर्जन किया? ठीक बात है। वो समाज शायद नया सर्जन कुछ नहीं चाहता। समाज जिस ढर्रे पर चल रहा है उस समाज को, वो बहुत बड़ा कारण है। फिर एक अशिक्षा भी हमारे यहाँ पर इसका दूसरा कारण है कि अभी भी समाज में इतनी जागरूकता नहीं है, शिक्षा नहीं है। संदीप भाई, मेरे साथ कुछ केस ऐसे आए हैं, मैं आपको बताऊं आज के दिन में। जी बिल्कुल, जहाँ प्रोग्राम इसलिए ही है जी। हाँ बिल्कुल, जहाँ कुछ लड़कियों की सहमति इनडायरेक्टली मुझे मेरे सूत्रों के द्वारा पता लगा कि लड़की तैयार है। अच्छा। लेकिन समाज की बता रहा हूँ जी। और आज भी वो लड़कियां इस बात के लिए कहती हैं अपने बात तो, क्योंकि जब घर बस चुका है और जब वो संकट देख रही हैं, कष्ट झेल रही हैं जी, क्योंकि किसी को मान लो जो है सामाजिक बुराइयों के साथ में, मतलब जो पति मिल गए या जो जिनके बुरे व्यसन हैं इस तरीके के मिल गए, तो वो आज अपने माँ बाप को कोसती हैं कि आखिरकार यदि आप लोगों ने उस समय थोड़े से अपने सीने को मजबूत कर लिया होता, दिल को मजबूत कर लिया होता, तो शायद आज मुझे मेरी जिंदगी आसान बन जाती, मेरी जिंदगी अच्छी मतलब चलती। लेकिन वही कहते हैं कि भाई अपस्ताए होत क्या जब समय चला जाए, चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपाली जी, मैं यही कह रहा था, एक्चुअली यही मेरा क्वेश्चन था कि चाहे पति मतलब कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो नौकरी नहीं करता हो, मारपीट करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन माँ बाप कहते हैं ठीक है भाई, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा पति है। लेकिन कभी मतलब बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब वो कहें कि नहीं, हमें तो तुम्हारे योग्य ही जीवन साथी चुनना है, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही मेहनत करनी पड़े। तो मतलब ऐसा क्यों है ये? क्या कब समझेगा समाज? आपको क्या लगता है? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक आज की युवा जो है ये खुद अगर डिसाइड कर लेगी कि नहीं, मुझे उस पूर्वाग्रह से निकलना है ना, पुरानी सोच से निकलना है, तभी वो संभव हो पाएगा। अदरवाइज तो यही चलता आया है और आज भी देख ही रहे हम, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक। हाँ जी, आगे भी यही होगा। और या फिर वो पर्सनली खुद ही डिसाइड करेगा कि नहीं, मुझे निकलना है। जैसे मैं नहीं मानती हूँ कि ये ब्लाइंड, इनमें कोई कमी है जी।
ये मुझे अच्छा लगता है। अगर ऐसे ही अगर अगला सोचेगा ना तो तभी ये हो पाएगा, संभव हो पाएगा। और यही शिक्षा हम हमारे बच्चों को देना चाहिए। हमें हमारे बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए, उनको कमी नहीं बतानी चाहिए। ठीक बात है। बल्कि बहुत सही आपने चर्चा की। मैंने देखा है कि जीतू भाई, यहाँ तक कि जो रिश्ते की बात है वो तो एक है ही, लेकिन अगर किसी दिव्यांग साथी के बच्चे भी अगर हों या बच्चा भी हो तो कहीं ना कहीं उसको भी लोग मतलब उस नजर से कि अरे देखो वो है और ये बच्चा कितना अच्छा है, बच्चा कितना वो है, मतलब ये भी इतनी छोटी सोच भी कई बार समाज की हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लोगों को संदीप भाई अपने प्रति, हमारे प्रति, मतलब लोगों की सोच ऐसी रहती है कि क्या ये आंखें नहीं है तो क्या ये मतलब बाकी सब काम कर पाएंगे क्या? हकीकत बात है, मेरे सामने मेरे साथियों ने कई बार मेरे वहाँ जब मैं इस बारे में शादी की चर्चा करता था तो भावनाओं को लेकर के भी उनके मन में प्रश्न थे कि आप लोगों की कुछ भावनाएं। हाँ, तो ये बड़ी अजीब सी अब कौन सा उन्होंने हमारा मेडिकल टेस्ट किया है, कौन सा उन्होंने कोई हमारे अंदरूनी भावों के बारे में, कि भावनाएं भी रोशनी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी अजीब सी उनकी सोच। और जब बच्चे भी होते हैं तो भी लगता है अरे ये ब्लाइंड है, इनके बच्चे। हाँ, सोच तो खैर अपने तो हमारे गुरुजी अपने विज्ञान पढ़ाते थे, पीताम्बर जी सर। जब दिक्कत तो ये है कि जब ऑल इंडिया रेडियो के साथी इंटरव्यू करते हैं तब भी ये कहते हैं कि केला कैसे खा सकते हैं ब्लाइंड जी। तो अब आप बताइए कि पढ़े लिखे लोगों के मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा ऐसी अजीब, ये मतलब समझदारी का स्तर ये है हमारे देश में, ये है। हाँ कि ये मतलब केले को मुंह में कैसे ले जाएंगे, आंख में ये खाते होंगे तो आंख में नहीं जाता क्या? तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। क्या कोई आंख से देख के मुंह में घास थोड़ी लेता है, वहाँ मुंह अपने स्वयं का चेहरा अपने आप को हम दर्पण के बिना थोड़ी देख पाते हैं, लेकिन लोगों की सोच पता नहीं। तो जीतू भाई एक बहुत गंभीर प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि दिव्यांग पुरुष और महिला, दिव्यांग व्यक्ति जो पुरुष है वो तो कहीं ना कहीं फिर भी एक बार को स्वभाव से ही मतलब वो जुझारू होता है, तो वो अपना हक मांग लेता है या वो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है किसी हद तक। लेकिन दिव्यांग जो महिलाएं हैं, जो स्वभाव से ही थोड़ा सा, जिनको बाहर का अनुभव नहीं हो पाया या माँ बाप ने भी इतना फ्री नहीं छोड़ा, उनकी जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप लोग, खासकर इस मामले में? नहीं, बिल्कुल सही बात, बहुत जायज और बहुत ही निहायत ही जरूरी प्रश्न उठाया आपने। और वास्तव में ही, क्योंकि ये तो हमारी सामान्य बहनों के साथ ही है कि एक लड़का जो है कुछ भी गलत करके आ जाता है तो भी उसको घर में आराम से स्थान दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कोई बात नहीं, हमारा बेटा था, गलती हर एक से हो जाती है, और उसे माफ कर दिया जाता है, उसकी गलती पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन हमारी कोई बहन बेटी यदि किसी दूसरे से हंस करके भी बात कर लेती है समाज में तो उस पर आपको देखने को मिलता होगा कि कितनी ज्यादा उस पर पाबंदियां कस दी जाती हैं। दूसरे पड़ोसी लोग कहने लग जाते हैं आजकल आपकी लड़की बड़ी सयानी होने लगी है, जवान होने लगी है, अब तो दूसरों से भी बातें करने लगी हैं। तो हमारे नेत्रीन और विकलांग बहनों के साथ तो बहुत बड़ी चुनौती है संदीप भाई, कि उनको तो ना दिखने के चलते तो चुनौती जो है ही है, और उसके साथ साथ फिर लोगों को जो उनके प्रति और ज्यादा वो मतलब बहुत ज्यादा सिक्योर या एक तरह से यूं कहें कि उन्हें अनसेफ महसूस करने के चक्कर में इतना ज्यादा उन्हें इस तरह से गढ़ दिया जाता है या दब्बू बना दिया जाता है कि वो अपने फैसले ही नहीं ले पाती है। जी जी जी। तो कई बार ऐसा भी सुनने में आता है जीतू जी कि अगर महिला या दिव्यांग व्यक्ति सक्षम हो गया है, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली भी ये सोचने लग जाती है कि इसको अपने से दूर क्यों किया जाए। हाँ, उनके मन में भी ये लग जाता है कि चलो ये एक जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर रन मशीन थे, वो एक आर्थिक मशीन हो गई अपने लिए, आर्थिक जरिया हो गया परिवार के लिए एक, बस उसको क्या जरूरत है, उसको 2 कपड़े की जरूरत है, 2 रोटी की जरूरत है, वो पूरी कर देंगे। उसकी भावनाओं का, उसके इमोशंस का किसी को ख्याल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहावत है कि नैन बिना संसार नहीं, तो बस लोगों को समझते हैं कि बस उनके तो आंखें नहीं है तो उनको क्या करना संसार से बात। जी। तो दीपाली जी, कभी ऐसा लगा आप लोग जब बाहर गए कहीं फंक्शन में, प्रोग्राम में, आपको लगा कि लोग आप ही लोगों को देख रहे हैं? हाँ जी सर, ये तो हर बार होता है, ये हर बार होता है सर।
और फंक्शन की बात तो छोड़िए, हम जैसे डेली भी कहीं निकल जाते हैं ना तो लोग हमें देखने लगते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के, है ना। तो ये तो डेली हमें तो आदत पड़ गई है। अब कोई देखता है ना, शुरुआत में शुरू में तो बड़ा गुस्सा आता होगा उस समय। हाँ जी सर, शुरू में तो बड़ा गुस्सा आता होगा। सर गुस्सा तो हाँ गुस्सा नहीं आता था, एक तरीके से इनकी मानसिकता पे थोड़ा सोचती थी मैं कि ऐसे कैसे इंसान है। अगर मैंने शादी कर ली है और मैंने मेरी मर्जी से किया है तो आपको कहाँ परेशानी है। एक बार तो सर संदीप सर ऐसा हुआ था मेरे साथ में, और प्लस हमारा क्या है, थोड़ा इंटरकास्ट मैरिज है ना। तो थोड़ा यहाँ पे आए, मैं गांव, अब मैंने ऐसा देखा नहीं था कि गांव में ऐसे समाज से भी मतलब ऐसे होगा। तो हम जब वहां से आए थे तो लोगों की ऐसी भावना थी कि पता नहीं कहाँ से आई है ये, क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी नहीं आई थी। तो इनके मन में जो है, इनके ख्याल में यही था, पता नहीं कहाँ से आई ये लड़की, और शादी भी कर ली और ये लेके भाग जाएगी सामान वगैरह सब। यहाँ पे ये धारणा भी है यहाँ पे गांव में कि इनको ऐसे एक एडवाइस देते थे कई लोग कि आप कुछ मत देना सर, उनके हाथ में कुछ मत देना, नहीं तो ये लेके भाग जाएगी। अब यहाँ तक की भावना है। अब जैसे हम मार्केट जाते हैं ना, मार्केट में आते हैं या फिर कहीं फंक्शन में जाते हैं, तो सबके सब लोग जिसने हमें देखा भी होगा और नहीं भी देखा होगा, तो भी अट्रैक्टिव का मतलब जो मेन पॉइंट होता है हम लोग होते हैं जी। तो ऐसा मतलब नजरें हटती नहीं है आप दोनों से। हाँ, हटती नहीं है सर। और कहेंगे एक ही बात सर कि बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा किया, लेकिन जब उनकी बहन लेके देने की बारी आएगी ना, उस टाइम पे वो बोलेंगे कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बात। तो जीतू भाई जी भाई, विवाह होने के बाद जीवन आसानी से जब आगे बढ़ा, सब कुछ ठीक हुआ, तो आए समाज वाले, गांव वाले कहीं कुछ पूछने कि कैसा चल रहा है जीवन। संदीप भाई, जीवन आसानी से नहीं बढ़ा आगे, बहुत एजिटेशन करना पड़ा। यूँ कहो तो आपकी बात को मैं काटूंगा यहाँ। ना हमारा मैं तो चाहता हूँ कि आप जो सच्चाई है वो लाएं सामने। हाँ बिल्कुल, हमारा तो जीवन दोनों का बहुत अच्छे से चल रहा था और हमने एक दूसरे को जान लिया, पहचान लिया, और हम दोनों में कोई किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप नहीं था। लेकिन शायद हम दोनों से ज्यादा परेशानी लोगों को थी कि इसका आखिरकार ऐसा अच्छा क्यों हो गया। और संदीप भाई, लोगों को रातों नींद नहीं आती थी, रिश्तेदारों में, यहाँ तक मेरे ननियाल में, मेरे मिलने वाले लोगों तक रातों रात गाड़ियां लेकर के पहुंच गए हमारे समाज के, परिवार के लोग जी। आखिरकार ये क्या किया, हमारे समाज पर कलंक लगा दिया, हमारे ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत सारे लोग तो मेरी पैरवी में पहले से खड़े थे, जो मजबूती से मेरे साथ थे। उन्होंने तो दो टूक जवाब देकर के उन्हें बेरंग लौटा दिया, उन्हें जो है कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। और हमने अपना रिसेप्शन किया संदीप भाई शादी के लगभग 1-1.5 महीने बाद जी। हमने शादी तो पहले कर ली थी मंदिर में जाकर के जी, औपचारिक रूप से जी। लेकिन उसके बाद हमने रिसेप्शन में थोड़ा सा वेट किया, और वेट इसीलिए किया था कि शुरुआत में परिवार की नाराजगी मेरे तो नहीं थी, लेकिन इनकी तरफ से थोड़ी मम्मी वगैरह को कन्विंस करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज सब कुछ वो ठीक हो गया, आज तो वो बहुत खुश हैं। आज तो वो अपनी दूसरी बेटी को, जो मेरी साली जी हैं, दूसरी को देख करके पछता रही हैं कि मैंने गलत किया कि मैंने मेरी बच्ची की शादी यहाँ कर दी जी। लेकिन वो मतलब अपने आप में कितना बड़ा उदाहरण है, देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संदीप भाई, बहुत एजिटेशन करना पड़ा, परिवार में काफी कुछ तनाव पैदा हुआ, लोगों को कुछ मौका मिल गया परिवार को तोड़ने का। तो लोग बहकाने लगे, परिवार को झगड़ाने लगे, हमारे परिवार में काफी तनातनी रही। और इन चीजों के लिए मैं भी पहले से प्री माइंडेड तैयार था, और इसको भी मैंने पहले बोल दिया था बहुत कि भाई बिल्कुल कि परिवार में मुझे एजिटेशन करना पड़ेगा और तुम्हें उसमें थोड़ा सा धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। और उस वक्त इसने पूरा अपना मेरे को जो सहयोग दिया और धैर्य दिखाया, वास्तव में हर एक की बस की बात नहीं है जी। काफी कुछ सहन करना पड़ा संदीप भाई उसमें। मेरी नौकरी तो को छुड़ाने की धमकियां दी गई। मैंने कहा ना तो मेरी नौकरी आप लोगों ने लगवाई, ना आप लोग छुड़वाने वाले होते हो। ये सब चीजें हुई, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे, हमारी 12-6 महीने बाद में, जब कुछ सब बंटवारा अलग से हो गया, मदर फादर ने हम सबको अलग कर लिया, जैसा भी जो कुछ वो उनसे कर सकते थे।
जी 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 जी। और उसके बाद में हमारी जिम्मेदारियां जो थी जी, हाँ, बस उनकी सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई, आप अपना इसमें रहो, आप लोगों को दिक्कत है तो इनसे। और उसके बाद में हम अपने जीवन की अब रफ्तार पकड़ चुकी है, तो अब किसी तरीके का, अब तो आज हमारे आसपास के पूरे एरिया में भी ईश्वर की दया से सब जगह लोगों के अंदर पहचान भी अच्छी है, सकारात्मक सोच भी बन गई, और आज सब कहने भी लगे हैं कि अब तो बहुत कुछ वो, लेकिन वही है, चलती गाड़ी के सब साथी हैं, रुक जाने के बाद भी वही बात है कि उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं। सब, हाँ, रास्तों को नहीं याद करते हैं कोई भी। वही वाली बात है कि लेकिन वास्तव में जिस वक्त आप आपकी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहाँ इतनी मेहनत करके आपने एक योग्य स्थान हासिल किया, जब आपको समाज की जरूरत थी, तब बिल्कुल कोई साथ नहीं था, नहीं किसी समाज में। वही तो बात है, इसीलिए मैं खुल करके अपने बयान देता हूँ समाज के प्रति, और समाज में जब भी बैठता हूँ तो लोग कहते हैं, अरे यार शादी तो यहीं हो जाती। मैंने कहा यहीं हो जाती तो हम 4 साल तक वेट किया था, किसी काम मर गए थे आप लोग भी। मतलब वही बात है संदीप भैया की, संदीप सर की, अगर भाई नौकरी लगते ही 4 दिन में कर लेता तो बात अलग थी, 4 सालों तक किसी को याद नहीं आई मेरी। हाँ जी 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 जी, क्योंकि दीपाली जी को याद आ गई थी ना आपकी। बिल्कुल, वो वही बात हो गई सर कि जैसे सब कुछ अच्छा दिखने लग गया ना, जब लोगों के दिमाग में डाउट आया, अरे यार हमारी बेटी जाती ना इनके घर में जब अच्छा होता। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इन्होंने हेजिटेशन कितना किया है, क्या किया है। आज इस मुकाम में जब हम पहुंचे हैं तो उसके लिए कितनी लड़ाई हमने लड़ी है, ये आज कोई नहीं पूछता। ये कोई नहीं पूछता, बिल्कुल सही है। तो समय आप दोनों से बात करते करते निकल गया, पता ही नहीं चला, और बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। जाते जाते अंत में दीपाली जी, बड़ा अच्छा लगा संदीप सर, आप जाते जाते अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? बस श्रोताओं से अपील करेंगे कि यदि हमारी पूरी बातचीत को सुन करके आप लोगों में हम किसी तरीके की कोई सकारात्मक चेतना ला सके हों, तो इसमें ही हमारी सफलता है संदीप भाई। और हमारे श्रोता तो बहुत सारे इसमें जो है नॉर्मल साथी भी होंगे सुनने वाले, क्योंकि रेडियो पर ये कार्यक्रम जाएगा। तो मधुबन रेडियो के माध्यम से बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में जो साथी सुनेंगे और हमारी बहनें सुनेंगी, तो निश्चित तौर से एक दूसरे की सहारे की जो आवश्यकता है, उसमें आप सब थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत कीजिए। बाकी सब आप देखेंगे कि हमारे दिव्यांग साथी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में किसी से कम नहीं है। इस बात को यदि आप स्वीकार करेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी किसी तरीके की मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मेरे तो यही विचार हैं। और जी दीपाली जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? संदीप सर, स्पेशली ब्लाइंड लड़कियों के लिए मेरा एक सुझाव है कि वो खुद का निर्णय जो है ना खुद ले, स्वयं ले, सोचे, है ना, दूसरे पर डिपेंड ना हो। जब कुछ करना होता है ना, तब लड़कियों के बारे में मैं जानती हूँ कि लड़कियों को खुद का डिसीजन लेना आना चाहिए। वो स्ट्रांग मजबूत नहीं होती है, थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट होता है उनका फैमिली से। लेकिन जब जिंदगी की बात आती है संदीप सर, तो मुझे लगता है जब वो किसी और के साथ में ही, हमारे जो जीवन साथी होता है उसी के साथ में निकलती जिंदगी, माँ बाप के घर पे नहीं निकलती। जैसे दुनिया में रीति चलती आई है कि एक पति पत्नी का जोड़ा ही होता है ना, तो उस हिसाब से जब भी लड़कियों को मैं ये कहूंगी कि बस खुद के बारे में ही सोचे। जब लाइफ का डिसीजन होता है, लेना होता है जीवन साथी के इसमें, तो परिवार पर ना छोड़े, स्वयं। बहुत तो श्रोताओं, आपने सुना आज जीतू जी को, दीपाली जी को। आज का हमारा ये पहला प्रोग्राम है हमराही, उसका भी पहला एपिसोड। तो आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा, लेकिन चूंकि अब ये पहला प्रोग्राम है, इसमें और आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या आपके सुझाव हैं, आप लोग जरूर अपने सुझाव दीजिएगा। आपको बताइए कि सुझाव कहाँ देने हैं। 94 14 15 14 15 रेडियो मधुबन का नंबर है, उसको डायल करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। और यदि आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in हमेशा आपका इंतजार करता ही है। तो श्रोताओं, ट्यून इन करते रहिए रेडियो मधुबन और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मुझे इजाजत दीजिए अगले रविवार तक के लिए।